बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बताया था, कुछ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं थोड़ा सा फिर इसको रिवाइज़ कर रहा हूँ और इसके बाद हम जो है वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी देखेंगे। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स द टॉपिक। ये हमारे पास आगे दो मीडियम, ऊपर मैं ले लेता हूँ रेयर एंड दैट इज़ एयर, और नीचे हमारे पास है डेंसर एंड दैट इज़ लेट्स से वाटर ले लेते हैं, ठीक, बल्कि ग्लास ले लेते हैं। नीचे आ गया हमारे पास ग्लास, ठीक है। ये आ गया नॉर्मल। तो कह रहा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये कहती है कि अगर एक लाइट रे किसी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आए तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। लाइक अगर एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरह से आ रही है, अगर एक रे ऑफ लाइट जो है वो इस तरह से आ रही है तो इसका पाथ जो है वो क्या है, ये है। तो ये अपने पाथ से इस मीडियम से इस मीडियम में जब एंटर होगी तो ये अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, ये अपने पाथ से बेंड होगी, और वो हम आप पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा देखा था, अब भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक केस तो ये है फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो पहला केस लिखते हैं रेयर टू डेंसर, ठीक है, रेयर टू डेंसर। और इस केस में अगर आप देखें कि लाइट रे जब यहाँ से आती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो ये डेविएट होगी या बेंड होगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल। अब आप देख रहे हैं ना कि ये ओरिजिनल पाथ से किस तरफ डेविएट हुई है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डेविएशन जो है वो किस तरफ है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल है। तो पहला केस आपने देखा कि रेयर टू डेंसर और डेविएशन किस तरफ है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ डेविएशन है। सेकंड केस इसका जो है, अगर सेकंड केस में यहाँ पे बनाऊं और ऊपर मैं ले लेता हूँ डेंसर मीडियम और नीचे मैं ले लेता हूँ रेयर मीडियम, ठीक है, और वही वो कॉम्बिनेशन वही है एयर का ग्लास का। ऊपर से अगर रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है तो ये ओरिजिनल पाथ इसका ये था, ये जाएगी कुछ इस तरह से, अपने पाथ से ये डेविएट हो जाएगी। थोड़ा ज़्यादा डेविएट कर दिए है मैंने, इस तरह से होगी, ठीक है, डेविएट। दिस इज़ इंसिडेंट, दिस इज़ योर नॉर्मल। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। डेंसर मीडियम की का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, लेट्स से दिस इज़ n2 एंड दिस इज़ n1 और n2 इज़ ग्रेटर देन n1। इस केस में ये n1 है, इस केस में ये n2 है। तो अगर डेंसर से रेयर में है, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो डेविएशन या बेंडिंग किस तरफ होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल से दूर भागेगी। ये पिछले केस में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास, मैं इस मार्कर को इस रे ऑफ लाइट के केस में यहाँ से ला रहा हूँ, तो ये जब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहुँचता है तो आप देख लें कि आधा ये इस मीडियम में है, आधा ये ऊपर वाले मीडियम में है, आधा ये इस मीडियम में, आधा ऊपर वाले मीडियम में। तो जो डेंसर मीडियम है वो इस साइड को ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जबकि ऊपर वाला साइड कम कर रहा है। तो ऊपर वाला साइड कम, तो ये जब मज़ीद मूव करेगा तो ये उस वक्त तक डेविएट होता रहेगा जब तक ये सारा का सारा इस मीडियम में नहीं आ जाता। तो ये अपने पास से थोड़ा मार्कर थोड़ा डेविएट होकर इस मीडियम में पूरा आ जाएगा। उसके बाद जो है वो अपना स्ट्रेट पाथ जो है वो क्या कर लेगा, चूज़ कर देगा। अगर इसी तरह डेंसर से ये आ रही है, डेंसर से ये, तो अब इस तरह मीडियम, अब आप यहाँ पे देखें कि हाफ मार्कर जो है वो किस में है, रेयर में, और ऊपर वाला डेंसर में। अब ऊपर वाले साइड को रेजिस्टेंस ऑफर होगी, नीचे वाला स्मूथली आगे जाएगा। तो जब तक ये इस मीडियम में नहीं आ जाता तब तक ये अपने पाथ से डेविएट होता रहेगा। जब ये सारे का सारा मार्कर इस मीडियम में आ गया उसके बाद जो है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, उसके बाद मजीद डेविएशन नहीं होगी। तो ये दो केस थे, या तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या
टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंडिंग होगी। एग्जामिनर अगर आपसे पूछ देता है कि एक लाइट रे है जो मैं रेयर मीडियम से डेंसर में या डेंसर मीडियम से रेयर में मुझे उसको मूव करवाना है तो, और विदाउट बेंडिंग करवाना है, तो मैं उसको किस एंगल पे मूव करवाऊं? तो उसका आंसर ये है कि अगर एक लाइट रे, ये आपके पास थर्ड केस है कि अगर एक लाइट रे नॉर्मल के ऊपर आप इंसिडेंट करेंगे, पूरे का पूरा मार्कर अब इस तरह से आ रहा है, तो अब ये सारा एट द सेम टाइम जो है वो अंदर जो है वो एंटर होगा। ठीक है, अब इस केस में स्पीड ऑफ लाइट तो स्पीड तो इसकी चेंज हो सकती है, लेकिन इसका एंगल जो है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो दिस इज योर थर्ड केस। ये नॉर्मल पे है, इंसिडेंट भी नॉर्मल पे है और रिफ्लेक्टेड भी किस कहाँ पे रहेगी, नॉर्मल पे। तो तीसरे केस में हमारे पास है कि denser to rare but through normal। सो इसका नीचे आंसर क्या आएगा, नो डेविएशन। इस केस में कोई डेविएशन नहीं होगी। फोर्थ केस ये है कि अगर फिर वो कहते हैं कि अगर मैं किसी लाइट रे को किसी एंगल पे भी रेयर से डेंसर मीडियम में मूव, मैं किसी दो मीडियम में किसी लाइट रे को मूव करवाता हूं, दो मीडियम उसने लिए हैं, कहते हैं कि मैं किसी एंगल के साथ, नॉर्मल के साथ कोई एंगल दे के उसको मूव करवाता हूं, तो फिर भी लाइट रे अपने पाथ से ना तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव होती है ना टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो कौन सा केस है? तो वो केस वो है कि उसने दोनों मीडियम क्या लिए हुए हैं, सेम लिए हुए। बेसिकली या तो एयर है या ग्लास है या कोई भी मीडिया है, उसके अंदर ही वो उसको मूव करवा रहा है, उस केस में कोई डेविएशन भी नहीं होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन के जो है वो कुछ लॉज हैं वो देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे विल lie in the same plane at the point of इंसिडेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे वो तीनों सेम प्लेन में रहेंगी। ये जो लॉ है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी सेकंड लॉ था, वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि तीनों एक प्लेन से हमारे पास क्या मतलब होती है। तो ये नॉर्मल है, लेट से ये इंसिडेंट रे यहाँ पे आती है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे नॉर्मल, और ये सारे आप देख लें कि ये तीनों जो है वो किस में है, सेम प्लेन के अंदर है। लेट से ये वाइट बोर्ड है आपके पास, ये एक्स वाई प्लेन है, तो अगर इंसिडेंट ये आती है, रिफ्लेक्टेड भी इधर ही जाएगी और नॉर्मल भी जो है वो इसमें ही है। तो तीनों जो है वो किस में, सेम प्लेन में। दिस इज बेसिकली योर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ जो है वो हमारे पास, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लॉ। मैं इसको बिठा के शुरू से लिख देता हूँ। सेकेंड लॉ को कहा जाता है स्नेल्स लॉ, बिकॉज दिस रिलेशन वॉज फाउंड बाय स्नेल। ठीक है, इस लॉ को क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया द एंगल, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the angle of refraction will be equal to a constant। यहाँ पे देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल, बल्कि इस तरह करते हैं। ये कहता है कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया का मतलब यह है कि अगर आपने दो मीडियम चूज कर दिए हैं, दो मीडिया चूज कर दिए हैं, ऊपर लेट से आ गया है एयर और नीचे आपके पास है, अगेन मैं ग्लास चूज कर देता हूं इन दो मीडिया के लिए। ठीक है, ये दो चूज कर दिए हमने, अब इन दो के साथ हम डिफरेंट तरह की रिफ्रैक्शन करवाते हैं। मैं ऊपर जब पहले रिफ्रैक्शन मैंने करवाई थी, वहां पे मैंने नॉर्मल के साथ एंगल लिया था। एक्चुअली
जब हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे थे उसमें हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को देखा था, तो वहाँ पे उन दोनों के दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशन था, जो हमने कहा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में भी उसने कहा कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो कोशिश करते हैं कि इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन हम लोग क्या कर दें, फाइंड कर दें। तो उसने वही अटेम्प्ट किया उन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड करने का। तो पहले केस में उसने लाइट को इंसिडेंट करवाया यहाँ पर और ये अपने पाथ से इस तरह से डेविएट हुई, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n2 है। अब एयर का केस है तो ये तो आसान, एयर के केस में जो है वो ये 1.000 समथिंग ले जाता है, तो दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो एयर के केस में तो ये आसान हो जाता है, जब अदर देन एयर ऊपर हो और नीचे कुछ और हो तो फिर जो है वो थोड़ा सा इक्वेशन में डिफरेंस आएगा, ठीक है। बहरहाल इस केस को हम लोग आगे फॉलो करते हैं। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। ये जो नॉर्मल के साथ एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 एंड दिस इज ओरिजिनल पाथ था, तो रेयर से डेंसर में ये तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होगी। ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। अब मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये कुछ आएगा इस तरह, ठीक है, और ये जाएगी इस तरह, ठीक है। अपना ओरिजिनल पाथ ये था, इस पाथ से डेविएट। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे 2 है, दिस इज इंसिडेंट रे 1, और ये रिफ्रैक्टेड रे 2 है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे 2 एंड हेयर वी कम, यहाँ पर हमारे पास आ जाती है थर्ड। अब देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया, थोड़ा और कम हो गया। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R3, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये जो है दिस इज इंसिडेंस रे R3, ये हमारे पास है रिफ्रैक्टेड रे R3। अब उसने क्या किया कि इन एंगल्स के दरमियान जो है वो एक रिलेशन जो है वो फाइंड आउट किया। वो रिलेशन ये है कि अब इसको मैं नीचे से मिटा देता हूँ थोड़ा। वो रिलेशन ये था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन 1 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ रिफ्रैक्शन I2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R2 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ R3 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ R, ये I3 है, दिस इज R3 एंड इट विल बी इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है। उसने ये कहा, ये स्नेल्स लॉ ये कहता है कि इन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन दो मीडिया आपने चूज किए हैं, उन मीडिया पे एक लाइट रे जो डिफरेंट एंगल के साथ आप उसको फॉल करवा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल के साथ उसका डिफरेंट एंगल दिया, तो रिफ्रैक्शन का भी डिफरेंट एंगल है। यहाँ पे आप देखें कि एंगल ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी ज़्यादा है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल कम है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी कम है, यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और कम है तो ये भी और कम है। तो उसने इन तीनों के दरमियान रिलेशन फाइंड किया कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये आप ऊपर वाला चेंज करेंगे, नीचे वाला खुद ब खुद चेंज होगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप चेंज करते हैं तो साइन ऑफ रिफ्रैक्शन भी खुद ब खुद चेंज होगा। तो कहता है कि इनकी रेशो जो है वो हमारे पास एक नंबर के इक्वल होती है कि कांस्टेंट के, दैट इज इक्वल टू n, और वो n ही बेसिकली क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वेरी मीडिया, ठीक है। तो वो क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वेरी मीडिया। ये एक्चुअली तो ये इक्वेशन हम लोगों ने ऊपर एयर कंसिडर की हुई है, इसीलिए जो n आ रहा है ये सेकंड मीडिया का आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाला तो 1 है। अगर ऊपर कोई और मटेरियल होता तो फिर ये n2 डिवाइडेड बाय n1 हो जाता, ठीक है। तो नीचे अदर देन कोई मटेरियल होता तो इसलिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्नेल्स लॉ, जो आपने देखा कि the
ratio of angle of the ratio of sine angle of incidence to the ratio of angle of refraction will always be equal to a constant। तो आप ये चेंज करते जाएं आपके पास रिफ्रैक्टिव आगे जो नंबर आएगा वो कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा, और वो नंबर ही बेसिकली आपके पास होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट वेरी मीडिया, और ये आपको देगा इस ये जो ग्लास है इसका आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं है ये नीचे मीडियम कौन सा है तो आप इंसिडेंट करवाएं और रिफ्रैक्टिव एंगल आप दोनों देखें तो उनकी रेशियो लेके आप उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मटेरियल का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्नेल्स लॉ और रिफ्रैक्शन आपने देखा। थैंक यू वेरी मच, सी यू।